Jai Mata Di friends, today we are going to discuss Invisible Man novel by Ralph Ellison. Friends, earlier I told you that we discuss The Invisible Man. The Invisible Man हमने novel जो discuss किया था जो H.G. Wells का था. But today we are going to discuss another one that is Ralph Ellison's novel Invisible Man. So friends, this novel was published in 1952. And before talking about the characters, I want to tell you that इसमें जो स्टार्टिंग में जो नरेटर होता है वो प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों वो बताता है. फर्स्ट पर्सन नरेटर है, इसमें अपनी वो स्टोरी सुना रहा है. और जो नरेटर है, आप ये कह सकते हो सेंटर फिगर ऑफ दिस नोवेल, उसका कोई भी नेम नहीं है, उसको नरेटर ही बोला गया है. अब हम इसकी बात करें इस नोवेल की, तो नरेटर है जैसा कि मैंने बताया वो नेमलेस है, उसका कोई नाम नहीं बताया गया है और वो अपने 40s में है जो एज है उसकी. और उसने 20 साल पहले उसके साथ में क्या हुआ था व्हेन ही वाज अ कॉलेज बॉय, तो वो अपनी स्टोरी सुनाएगा. इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, ब्रदर जैक है, एक ब्रदरहुड नाम का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर है, वाइट लीडर. मतलब इसमें अगर आप बात करो नोवेल में तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि ब्लैक और वाइट में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है बाहर की सिटीज़ में, क्योंकि जो सेटिंग है वो न्यूयॉर्क की है, हार्लम न्यूयॉर्क की. कुछ साउथ में भी हैं कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसमें जो मेन है वो नॉर्थ की बातें की गई हैं और जो जैसा कि मैंने बताया न्यूयॉर्क की. तो ब्रदर जैक जो है वो एक वाइट लीडर है, टॉड क्लिफ्टन है एक ब्लैक मेंबर है, ब्रदरहुड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का, और ये भी हार्लम का ही रहने वाला है. रास द एग्जॉर्टर जो है वो एक ब्लैक नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसकी तरफ से ये है कि कोई भी ब्लैक पर्सन वाइट लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो दैट यू कैन से विच एडवोकेट्स द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वो वाइट लोगों के बिल्कुल खिलाफ है. डॉक्टर ब्लैडशो जो है वो प्रेसिडेंट है, नरेटर की जो कॉलेज होती है उसका प्रेसिडेंट होता है, और मिस्टर नॉर्टर जो होते हैं वो उसी कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं, एक वाइट वेल्दी वाइट ट्रस्टी होते हैं. रेवरेंड होमर ए बारबी की बात करें तो एक प्रीचर हैं फ्रॉम शिकागो, और वो नरेटर की कॉलेज को विज़िट करते हैं. और नरेटर में, हमारे नरेटर में एक स्पेशलिटी ये है कि वो स्पीच देने में बहुत अच्छा है, तो इसको चुना जाता है बहुत सारी जगह पे. और मेनली इसके लाइफ के जो इवेंट होते हैं या लोग इसको लाइक करते हैं वो इसी वजह से करते हैं. जिम ट्रू ब्लड की बात करें तो एक ब्लैक मैन है जो अपनी ही डॉटर को प्रेग्नेंट कर देता है. एमरसन जो है वो एक, आप ये कह सकते हो कि यंगर अमरसन नाम से, क्योंकि उसके फादर को लेटर लिखा गया था, एक रिकमेंडेशन लेटर. लेकिन इस अमरसन ने ये बताया था कि एक्चुअल में डॉक्टर जो ब्लैडशो था जिसने नरेटर की हेल्प करने के लिए, मतलब जो प्रेसिडेंट था उसकी कॉलेज का, और उसने हेल्प करने के लिए जो रिकमेंडेशन लेटर लिखे थे वो एक्चुअल में रिकमेंडेशन लेटर नहीं थे, उसकी हेल्प करने के लिए नहीं थे, वो उसको धोखा दिया था उसने. और किस तरीके से वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. एक मैरी नाम की जो है कैरेक्टर, वो है मैरी रैम्बो नाम की हैं ये, और ये आप ये कह सकते हो कि वो जानती हैं और काफ़ी हेल्प भी करती हैं, इन्हीं की जगह से बिलोंग करती है नरेटर की जगह से. साइबिल नाम की एक वाइट वुमेन है जो इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह ला के देती है कि ब्रदरहुड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरीके से क्या काम हो रहा है, और किस तरीके की मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इसको ला के देती है. और इसका अफेयर भी होता है नरेटर के साथ में, साइबिल नाम की इस लेडी का. सो ये बात थी सारे हमारे कैरेक्टर्स की. और अब हम बात करें कि शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, तो जो नरेटर है वो स्टार्टिंग में ही खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो एक इनविजिबल मैन है. अब हमने इनविजिबल मैन जो H.G. वेल्स का जो देखा था द इनविजिबल मैन, उसमें वो एक साइंस फिक्शन नोवेल था जिसमें एक्चुअल में वो जो पर्सन था वो इनविजिबल था, मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल था. लेकिन ये जो इनविजिबल मैन है वो इनविजिबल मैन मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो होते हुए भी लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं.
क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है और वो अपने मतलब अपनी जगह को नहीं बना पा रहा है, ना लोग उसे नोटिस करना चाहते हैं और उसको थ्रू आउट द लाइफ इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है जब तक वो एट प्रेजेंट हमारा नोवेल पहुंचेगा। तो स्टार्टिंग में अब हम जहाँ से बात करेंगे तो वो अपनी लाइफ के इवेंट्स बताएगा हमें, लेकिन एट प्रेजेंट वो जो है वो एक सीक्रेटली छुपा हुआ एक बेसमेंट में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ से ये अपना जो नोवेल है वो स्टार्ट होता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करके और बहुत सारे मतलब बल्ब वगैरह वहाँ पे काम में लेता है और वहाँ पे लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग जैज़ रिकॉर्ड्स को फुल वॉल्यूम में सुन रहा है और सुनते सुनते उसको कुछ अपने लाइफ के इंसिडेंट याद आ जाते हैं, ठीक है। उसी इंसिडेंट में अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो उसको एक जो इंसिडेंट है या फिर आप ये कह सकते हो कि बार बार उसे इस नोवेल में एक चीज़ याद आती है, वो ये है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो स्लेव्स थे, ठीक है, क्योंकि वो भी ब्लैक थे, वाइट लोगों के स्लेव्स थे। और उसके बाद में मतलब सिविल वॉर के बाद का ये नोवेल है, तो सिविल वॉर के बाद में जब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो डेथ बेड में थे, तब उसने ये बताया था कि जो ब्लैक अमेरिकन मतलब ब्लैक लोगों के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है और कभी भी शायद इस चीज़ को इक्वल नहीं हो पाएंगे कि वाइट और ब्लैक एक जैसे हैं, उनके साथ में मतलब इक्वली बिहेव नहीं होगा। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और उस जो नैरेटर है वो अपनी जो लाइफ है वो बताता है बाद में कि किस तरीके से वो उसने अपने कॉलेज टाइम को जब उसने पास किया था और उसके साथ में क्या क्या होता है एक्चुअल में, तो वो हम बात करेंगे। तो जैसा कि बताया मैंने, नैरेटर का कोई नेम नहीं है, सिर्फ अननेम्ड ब्लैक मैन है वो, ठीक है, और अंडरग्राउंड रूम में रह रहा है वो एट प्रेजेंट। लेकिन अब जो स्टोरी जाएगी वो फ्लैशबैक में जाएगी, वहाँ पे अब एट प्रेजेंट जहाँ पे है वो वहाँ पे सिर्फ पावर स्टोल करके इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले रहा है वहाँ पे और अपनी हिस्ट्री को याद करता है। तो वो टीन एज ईयर्स की तरफ जाता है कि मैं एक स्मॉल साउदर्न टाउन में रहता था और वहाँ पे मैंने अपने हाई स्कूल्स वगैरह हो गई मेरी कंप्लीट और उसके बाद में मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही बैटल रॉयल नाम से बहुत ही ब्रूटल और ह्यूमिलेटिंग बैटल होती है। ब्लैक जो स्टूडेंट्स थे उसके साथ के जो बच्चे थे उन सबको साथ में लड़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। रिच वाइट जो डिग्निटरीज थे उनके सामने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके ये जो इंसिडेंट है इसके बाद में और भी इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड एक इलेक्ट्रीफाइड ड्रग के ऊपर मतलब उन लोगों को जो बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रास मेटल होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके की मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं वहाँ पे जो वाइट लोग हैं, वो ये सारी चीज़ें वो देखता है। और उसके बाद में क्या होता है, एट लास्ट उसको मिलती भी है स्कॉलरशिप और उसको जहाँ पे ब्लैक लोग पढ़ते हैं वहाँ पे उस कॉलेज में भेज दिया जाता है। अब वहाँ पे जो भेजा जाता है उसको तो एक सूटकेस दिया जाता है और उस सूटकेस के अंदर एक लेटर होता है। उसको ड्रीम आता है अपने ग्रैंडफादर का कि उसको वो पढ़ना चाहिए उस सूटकेस में है क्या। तो उस सूटकेस में ये होता है कि कीप द निग्रो बॉय रनिंग, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, अब उसकी लाइफ में सिर्फ रनिंग होगी, मतलब उसको सिर्फ धोखा मिलेगा। और उसके साथ में क्या क्या होता है हम देखते हैं। तो जब वो कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे वो टैक्सी ड्राइव करता है मिस्टर नॉर्टन की। जैसा कि मैंने बताया मिस्टर नॉर्टन जो होते हैं वो एक विजिटिंग रिच वाइट ट्रस्टी होते हैं और वो क्या करते हैं कि उनके लिए मतलब घुमाने के लिए आप ये कह सकते हो एक जगह पे लेके जाते हैं मिस्टर नॉर्टन को, जो नैरेटर हैं हमारे। और वो कहते हैं कि मतलब एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं, जिम ट्रू ब्लड नाम के एक पर्सन से मिलते हैं। वो ब्लैक पर्सन है, अनएजुकेटेड ब्लैक पर्सन। और वहाँ पे जाने के बाद में ये पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर दोनों को ही मतलब स्लीप में प्रेग्नेंट कर दिया। तो
इस तरीके से जब उसको ये चीज़ पता चलती है मिस्टर नॉर्टन को, तो वो मतलब थोड़ा से उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, बहुत अजीब लगता है। तो वो कहता है कि मुझे किसी और जगह पे लेके जाओ। तो वहाँ पे एक बार होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होते हैं, साथ में एक मेंटल हॉस्पिटल भी होता है और वहाँ पे उसके पेशेंट्स भी आ जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल के। और वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि जो मिस्टर नॉर्टन को पसंद नहीं आता। मिस्टर नॉर्टन जो है वो बहुत बुरा फील करते हैं यहाँ पे, और मतलब ये सब कुछ चल रहा होता है और उसमें वो फेंट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ से जो हमारे नरेटर हैं वो मिस्टर नॉर्टन को वहाँ से ले आते हैं, कैंपस में, कॉलेज कैंपस में वापस ले आते हैं। अब जब डॉक्टर ब्लैडशो जो है, जैसा कि मैंने बताया, वो प्रेसिडेंट हैं नरेटर की कॉलेज के, उनको ये सब कुछ पता चलता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो उसको काफ़ी, नरेटर को बुरा भला कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मतलब तुम्हें हमारे जो कॉलेज के ट्रस्टी हैं उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ऐसी जगह पे नहीं लेके जाना चाहिए था, मतलब जो ब्लैक लोगों की ऐसी साइड नहीं लेके जाना चाहिए था, ऐसी बातें वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम मतलब अभी तुम कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन तुम हॉलीडेज़ में जो वैकेशन है उसमें तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। और उसको कुछ सील्ड लेटर्स देता है, जो मिस्टर ब्लैडशो हैं वो रिकमेंडेशन लेटर देते हैं कि हम, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो तुम्हारी हेल्प करेंगे जॉब लेने में। और जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि मतलब कोई उसे जॉब नहीं देता है, ना उसे ये पता चलता है कि एक्चुअल में उन लेटर्स में क्या होता है। बाद में उसको एमरसन नाम का एक पर्सन ये बताता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। एक्चुअल में इसमें जो तुम्हारा जो कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हैं ब्लैडशो, मिस्टर ब्लैडशो, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है तुम्हारी हेल्प करने का। उन्होंने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें दूर रखना चाहते हैं वो अपने कॉलेज से, और ना वो तुम्हें वापस से एडमिट करने वाले हैं उस कॉलेज में। जब उसे ये पता चलता है कि उसके साथ धोखा होता है, वो काफ़ी सोचता भी है कि मुझे रिवेंज लेना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल उसको एक जॉब की ज़रूरत होती है। और जो इमर्सन होता है, जो उसको रियलिटी बताता है कि ये रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं है, कोई ऐसे लेटर नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। वो लिबर्टी पेंट फैक्ट्री नाम की एक फैक्ट्री में, वाइट पेंट फैक्ट्री होती है, वहाँ पे भेज देता है वो काम दिलाने के लिए। वहाँ पे किम्ब्रो नाम का एक पर्सन होता है, वो वहाँ पे देख रेख करता है, लेकिन किम्ब्रो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो क्या करता है कि वो जब देखभाल करता है तो वो ऐसे कहता है कि मतलब एक बार समझा दिया कि ये पेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये केमिकल मिलाना है और इसको चलाना है, इस टाइप का काम मिलता है उसको। लेकिन एक बार वो गलती से गलत केमिकल उसमें डाल देता है और पूरा पेंट ख़राब कर देता है वो, जिस वजह से उसका मतलब दूसरे काम में उसको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, पहले शिपिंग डिपार्टमेंट एंड देन टू बॉयलर रूम में उसको भेज दिया जाता है। बॉयलर रूम में वहाँ का एक चीफ अटेंडेंट होता है लूसियस ब्रॉकवे नाम का। तो वो होता है कि वो नरेटर को ऐसे सस्पेक्ट करता है कि जैसे उसकी जॉब लेने की, मतलब काफ़ी शक्की टाइप का होता है कि उसको ऐसे लगता है कि नरेटर उसकी जॉब लेने के लिए आया है, जॉब हथियाने के लिए आया है। और इस तरीके से वो मतलब इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेता है, तो उसके ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है बॉयलर रूम में, और वहाँ पे नरेटर जो होता है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है एक जगह पे, और वहाँ पे उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल में। और डॉक्टर्स जो हैं उसको बाद में मतलब एक मेंटल पेशेंट, क्योंकि उसको नेम वगैरह कुछ भी याद नहीं होता जो पूछा जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। बाद में जब वहाँ से हॉस्पिटल जब वो छोड़ता है और वो स्ट्रीट्स में जाता है, हार्लम की स्ट्रीट में, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक लेडी है मैरी रैम्बो नाम की, एक बहुत ही काइंड ओल्ड फैशन्ड वुमेन है, वो उसकी हेल्प करती है, ठीक है। और वो उसकी हेल्प करती है, वो उसके पास अपने पास में रखती है उसको, कि एज ए टीनेंट आप मान सकते हो, उसको अपने पास में रखती है, उसकी हेल्प करती है तब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। अब वहाँ पे वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब अब करना पड़ेगा, मुझे, मेरे पास पैसों की तंगी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब क्या होता है, वहीं पे क्या होता है कि एक ब्लैक कपल होता है जहाँ पे मैरी रैम्बो के पास में रह रहा होता है। वहाँ पे एक दिन एक इंसिडेंट होता है कि एल्डरली ब्लैक कपल को लोग बाग बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो नरेटर हैं उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है स्पीच देने की, तो लोग बाग उनको सुनते हैं तो बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं उसको।
तो वहाँ पे जब वो स्पीच देता है, जब ये इंसिडेंट देखता है कि इस ब्लैक कपल को किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो जब स्पीच देता है तो उसको एक ब्रदर जैक नाम का एक जो पर्सन होता है वो देख लेता है, और वो उसको सोचता है कि मैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है द ब्रदरहुड, उसके लिए इसको रख लेता हूँ। ठीक है, वो ये डिसाइड करता है, और उसको ज़रूरत भी होती है, नरेटर को हेल्प की ज़रूरत भी होती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जो ब्रदर जैक है वो एक्चुअल में ये शो करता है कि वो जो उसकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है ब्लैक लोगों की और इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से वो शो कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो उसकी एक आँख जो है वो नकली भी होती है, ब्रदर जैक की ग्लास आई होती है एक। ठीक है, तो वो कहता है कि मतलब हम ब्लैक लोगों की हेल्प करते हैं और ये सब कुछ कह के, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी एक स्किल है स्पीच की, तो तुम हमारे लिए स्पीच दो, हमारे लिए कम्युनिटी को। तो इस तरीके से जब उसको सैलरी मिलती है तो वो मैरी रैम्बो के पास में जाके उसको रेंट्स वगैरह भी देता है कि उसको कभी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से वो वहाँ पे काम करने लग जाता है और वहीं पे रहने लग जाता है, ब्रदरहुड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे इसको एक फ्रेंड तो मिलता ही है, टॉड क्लिफ्टन, लेकिन यहाँ पे वहीं का एक यूथ लीडर होता है ब्रदरहुड नाम की ऑर्गेनाइजेशन में ही, लेकिन यहाँ पे इनका आप दुश्मन कह सकते हो, ब्लैक नेशनलिस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, रास द एग्जॉर्टर और यू कैन से डिस्ट्रॉयर। तो वो वहाँ पे उनकी उसकी मुलाकात होती है और उससे दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, ये जो रास एग्जॉर्टर है ये बिलीव करता है कि जो ब्रदरहुड है जो इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइट्स, और वाइट्स जो होते हैं वो मतलब उनके तो अगेंस्ट था ही रास द एग्जॉर्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाद में जब ये सब कुछ मिलते हैं ब्रदरहुड, लेकिन एक्चुअल में जब बाद में ये पता चलता है नरेटर को कि ब्रदरहुड जो है वो एक्चुअल में जो बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ब्लैक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ब्लैक और वाइट लोग एक जैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार वो स्पीच देता है और उनके अकॉर्डिंग नहीं देता है जैसा वो कहते हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है। और जब वो निकल जाता है उसके बाद में उसको जब वो वापस से आता है वहाँ पे बुलाने पे, तो क्लिफ्टन को ये देखता है कि क्लिफ्टन की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल यहाँ पे जो ब्रदरहुड के जो मेंबर हैं वो चेंज हो गए हैं, और पूरा जो ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो गई है, और जो टॉड क्लिफ्टन था उसको उसने मिसिंग पाया, वो वहाँ पे नहीं था। और बाद में देखता है कि वो वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे ना काम करके सैम्बो डॉल्स को बेच रहा है स्ट्रीट्स में। और जब वो वहाँ जाके मिलता है और उससे रीज़न पूछना चाहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि टॉड क्लिफ्टन को मार दिया जाता है पुलिसमैन के द्वारा। और फिर नरेटर जो होता है वो स्पीच देता है जब उसको उसके फनरल पे, टॉड क्लिफ्टन के फनरल पे, और फिर स्पीच देने के बाद में जो क्राउड है तो ब्रदरहुड को वापस से सपोर्ट करने लग जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ पे जैक और ब्रदरहुड लीडर्स हैं और ये सब वापस से उसको ज्वाइन कर लेता है जो नरेटर है वो। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस तरीके से ब्लैक कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो वो कहें वही स्पीच में नरेटर बोले, लेकिन अब नरेटर के सामने सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो राज द एग्जॉर्टर है उसके मैन जो होते हैं वो उसको मतलब उसके नरेटर के साथ आमना सामना होता है, तब उसको हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक और लेडी होती है जो उसकी हेल्प भी करती है, साइबिल नाम की। और यहाँ पे राज द एग्जॉर्टर से मिलने के बाद में अब क्या होता है कि वो दोनों दुश्मन हो गए हैं। तो हमारा जो नरेटर है वो अटैक्स से बचने के लिए मतलब अब हैट और ग्लास पहन के रखता है, ब्लैक ग्लासेस। और अब वो वहाँ पे जब भी घूमता है तब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके। लेकिन एक बार क्या होता है जब राज द एग्जॉर्टर उस पर अटैक करता है और साथ ही साथ में वहाँ पे पुलिसमैन जो आ जाते हैं तो वो उनके पीछे भागते हैं। तो जो नरेटर होता है वो ब्लैक होल में
आप ये कह सकते हो कि जो बेसमेंट है जिसमें वो अभी गिरा हुआ है, वहाँ पे हॉल जैसा होता है, चैम्बर जो होते हैं फ्रेंड्स, उसमें गिर जाता है और वो जो लोग होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं उस चैम्बर को क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा जो नोवेल है वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया है कि जो अब वो जो याद कर रहा था नरेटर, वो उसका पास्ट था और अब एट प्रेजेंट वो वापस से प्रेजेंट में आता है कि अब एट प्रेजेंट वो उसी जो चैम्बर है उसमें लाइफ स्पेंड कर रहा है बेसमेंट में, और वहाँ से अब वो ऐसे सोच रहा है, एट लास्ट आप एपिलॉग कह सकते हो, उसमें ये सोच रहा है कि अब मुझे वापस से वर्ल्ड का सामना करने के लिए वापस से रेडी हो जाता हूँ मैं, अब टाइम आ गया है वर्ल्ड का सामना करने के लिए कि मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, इनफ टाइम हो गया है यहाँ पे से छुपे हुए। अपनी इनविजिबिलिटी जो मैंने अभी तक लोग मुझे कुछ भी, पहले तो इनविजिबल वैसे था क्योंकि वो ब्लैक मैन था इसलिए उसको कोई नोटिस नहीं करता था, और अब वो जब से बेसमेंट में रह रहा था वह तब भी इनविजिबल था, लेकिन अब उसे लगता है कि अब मुझे वर्ल्ड को फेस करने के लिए वापस से रेडी हो जाना चाहिए। तो इसी रेडी हूँ मैं, तो इस नोट के साथ में ये नोवेल है जो ख़त्म होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.